का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सुकन्या आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जायद मूंगफली की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई तकनीक पर जानकारी। आम के उद्यानों में पुष्पन एवं पुष्पन के बाद किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। मछलियों में लगने वाले रोग एवं उनके नियंत्रण उपाय। ग्रीष्मकाल में जिन किसानों के पास सिंचाई जल की व्यवस्था रहती है, उनमें से बहुत से कृषक मूंगफली की खेती करने की सोच रहे होंगे, लेकिन इससे अधिक उपज तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसकी खेती वैज्ञानिक संतुतियों को ध्यान में रखकर की जाए, जैसे उन्नत किस्म का चयन, बीज की उचित मात्रा एवं बीज का उपचार, वैज्ञानिक विधि से बुआई एवं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन आदि। अतः किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंगफली की वैज्ञानिक बुआई तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखते हैं हमारी यह विशेष प्रस्तुति। मूंगफली की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भूमि का चुनाव व उसकी तैयारी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की से मध्यम रेतीली, क्षारीय या दोवट भूमि उपयुक्त होती है। इसके अलावा किसान भाई 3 साल के अंतराल में एक बार गहरी जुताई अवश्य करें और खेत की तैयारी हेतु देसी हल या कल्टीवेटर चलाएं एवं बखर चलाकर पाटा लगा देना चाहिए, जिससे भूमि अच्छी भुरभुरी हो जाती है। आइए अब बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। तो इसके लिए भूमि की तैयारी के समय गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 2 से 4 टन प्रति एकड़ प्रयोग करें। उर्वरकों के रूप में 8 किलोग्राम नत्रजन, 16 से 32 किलोग्राम स्फुर एवं 8 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ देना चाहिए। यदि खेत में गोबर की खाद तथा पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया जाता है तो स्फुर की मात्रा 32 किलोग्राम प्रति एकड़ की जगह मात्र 16 किलोग्राम ही पर्याप्त होती है। खाद की पूरी मात्रा आधार खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। मूंगफली की फसल में गंधक का विशेष महत्व होता है, इसलिए 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गंधक अवश्य दिया जाना चाहिए। यदि यूरिया की जगह अमोनिया सल्फेट तथा फास्फेट के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया जाता है तो गंधक पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अन्यथा 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिप्सम या पाराइट्स का उपयोग आखिरी बखरनी के साथ कर देना चाहिए। साथ ही 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से 3 साल के अंतराल पर जिंक का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। मूंगफली की फसल की उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो इसके लिए GG3, जिसकी पकने की अवधि होती है 95 से 105 दिन, इसकी उपज होती है 12 से 13 क्विंटल फलियां प्रति एकड़। दूसरी उन्नत किस्म है
TG26 जिसकी पकने की अवधि 105 दिन से 120 दिन होती है। इसकी उपज होती है 6 से 8 क्विंटल फलियां प्रति एकड़। इसके अलावा तीसरी उन्नत प्रजाति है ज्योति जिसकी पकने की अवधि होती है 105 दिन से 110 दिन। इसकी उपज होती है 6 से 8 क्विंटल फलियां प्रति एकड़। किसान भाइयों, मूंगफली की बुवाई हेतु 40 से 48 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। बीज का बुवाई से पूर्व उपचार कर लेना अत्यंत ही आवश्यक होता है, जिसके लिए 3 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करना चाहिए। पौधों के सूखने की समस्या वाले क्षेत्रों में 2 ग्राम थीरम 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज मिलाकर उपचारित करना चाहिए, या फिर जैविक उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम चूर्ण प्रति किलोग्राम बीज की दर से भी उपचारित कर सकते हैं। इसके पश्चात 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के मान से राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित कर लेना चाहिए। साथ ही पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर एवं लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई हेतु आप इनक्लाइन प्लेट प्लांटर द्वारा कर सकते हैं। इस यंत्र से बुवाई करने पर बीज उचित मात्रा में और उचित दूरी पर गिरता है। अब बात आती है निदाई एवं गुड़ाई की। तो किसान भाइयों, बोनी के 15 से 20 दिन बाद व 30 से 40 दिन बाद डोरा या कुल्फा चलाएं या एलाक्लोर 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पेंडामेथिलीन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बोनी के पहले छिड़काव करें। बोनी के 45 से 50 दिन बाद फसल में कोई कर्षण क्रियाएं नहीं करें, अन्यथा उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि संभव हो सके तो मिट्टी अवश्य चढ़ा देना चाहिए। अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सिंचाइयों की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए आप मिट्टी की दशा को देखते हुए आवश्यकता अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहें। तो किसान भाइयों, यदि आप उपरोक्त बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए मूंगफली की फसल से अधिक गुणवत्ता युक्त उपज प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा एक्शन, थोड़ा डांस और थोड़ा रोमांस। रियल लाइफ से रियल लाइफ तक। नौकर हैं आप जनता के, और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अब सिर्फ एक ही एक्शन होगा, पब्लिक का डायरेक्ट एक्शन। सेट से प्रीमियर, लेटेस्ट न्यूज हो या हॉटेस्ट गॉसिप, कौन सी फिल्म हिट और कौन सी फिल्मी दुनिया का पंचनामा, फिल्मी नामा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आम की बागवानी हमारे प्रदेश के सभी स्थानों पर की जाती है और जिन किसानों ने आम के बाग लगाए हैं उन फल वृक्षों में अभी फूल बनने लगे हैं। और यदि हमारे किसान अपने उद्यानों से अधिक एवं गुणवत्ता युक्त फलों का उत्पादन लेना चाहते हैं तो वह अपने उद्यानों में प्रबंधन कार्यों को सही समय व उचित ढंग से अमल में लाए। तो किसान भाइयों, आम के बाग में पुष्पन व पुष्पन के पश्चात कौन कौन से समसामयिक कार्यों को करना जरूरी है, देखिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। किसान भाई, आम की खेती बहुत फायदाजनक है।
इसकी खेती के लिए मुख्य रूप से किसान भाइयों को यह ध्यान देना चाहिए कि जब फूल आने का समय रहता है तो उस समय पानी की सिंचाई बिल्कुल नहीं करें। पानी की सिंचाई करने से नया कल्ले निकल आते हैं, नए कलियां निकल आते हैं, जिससे पुष्प प्रभावित होते हैं। जिसके पुष्प अधिक आने के लिए किसान भाई इसका जनवरी माह तक, जब तक के फल है मटर के दाने के बराबर ना हो जाए तब तक की सिंचाई न करें, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है, अधिक से अधिक फायदा मिल सकता है। फल झड़ने को रोकने के लिए प्लेनोफिक्स जो नेप्थेलिक एसिटिक एसिड NaA दवाई आता है उसका 5 से 7 ग्राम प्रति स्पेयर के हिसाब से छिड़काव करें, ताकि फल झड़न रुके और अधिक से अधिक फल प्राप्त हो। किसान भाई दूसरे इसके ध्यान दें कि इसमें जो कीट और बीमारी लगते हैं उसके रोकथाम के लिए मुख्य रूप से इसमें चूर्णी फफूंदी, जिसे साधारण भाषा में पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, उसका निराकरण हेतु किसान भाई गंधक 0.3% गंधक का उपयोग करें। प्रति पौधा जो गंधक का छिड़काव करें, जिससे ताकि पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण हो सके। इसके साथ ही कि इसमें एंथ्रोक्रोच एक बीमारी होता है, जिसमें पत्ती, फूल और फल में चकते चकते बनते हैं, जिसके कारण फलन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके रोकथाम के लिए किसान भाई बोर्डो मिक्सचर 3-3-50 के अनुपात में इसका उपयोग कर सकते हैं, या जिनके पास बोर्डो मिक्सचर बनाने के उपलब्ध न हो वो किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बाजार में उपलब्ध है उसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में उपयोग करके इसका छिड़काव 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और जो बीमारी होता है जिसे मेलफॉर्मेशन या बंधा रोग कहते हैं, जिसके कारण पूरा पौधे में शाखाओं में गुच्छे गुच्छे बन जाते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए पहले गुच्छे को कटाई कर दें। गुच्छे कटाई करने के बाद किसान भाई नेप्थेलिक एसिटिक एसिड या NaA नाम से हार्मोन्स मिलता है, उसका छिड़काव प्रति स्पेयर मतलब 10 लीटर में 5 से 7 ग्राम का उपयोग करके इसका छिड़काव कर सकते हैं और इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो मैंगो हॉपर नामक कीट लगता है, उसके कारण फलन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके रोकथाम के लिए किसान भाई पैराथियन नामक दवाई का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें मिलीबग जो छोटे छोटे कीट होता है उसका भी इसमें प्रकोप होता है, जिसके कारण फलन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इस कीट के वयस्क एवं शिशु दोनों आम के पौधों की पतली डालियों एवं बौर वाली टहनियों पर भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं और उनका रस चूसते हैं। दिसंबर जनवरी में पौधे के तनों पर लगभग 1 मीटर जमीन से ऊपर 6 सेंटीमीटर चौड़ी ग्रीस या कौल तार की पट्टी लगा देनी चाहिए, जिसके रोकथाम के लिए किसान भाई मोनोकोटोफास प्रति स्पेयर 30 से 35 ml का उपयोग करके इसका 3 से 4 बार छिड़काव करके एक हफ्ते के अंतर से छिड़काव करके इसका रोकथाम कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कॉमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते अगली कड़ी की ओर।
कोई शक नहीं है कि आज मछली पालन एक लाभकारी व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय में कुछ कारणों से मछली उत्पादन काफी कम हो जाता है, जिनमें मुख्य रूप से इसमें लगने वाले रोग एवं मुख्य कारण हैं, जिसकी जानकारी अधिकतर मछली पालकों को नहीं होती है, जिसके कारण उनका मछली व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो मछलियों में लगने वाले रोगों के क्या लक्षण हैं और उनका कैसे नियंत्रण किया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शिव कुमार सिंह। आप सब लोग जानते हैं कि मत्स्य तालाबों में मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें उसमें रोग इत्यादि लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि मत्स्य पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें जो मुख्य बीमारियां हैं उसमें से एक फफूंद रोग है। ये मछलियों में फफूंद रोग मुख्यतः फंगस द्वारा लगता है। इसमें शुरू में त्वचा में दिखाए सफ़ेद रुई के दागों के समान दिखाई देता है, बाद में ये पंखों, गलफड़ों एवं आँखों पर भी दिखाई देता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए रोगी मछलियों में मेलाकाइट ग्रीन की 5 ml प्रति लीटर के घोल में 15 मिनट तक स्नान कराना पड़ता है। दूसरा रोग है सफ़ेद धब्बा रोग। ये जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह रोगाणु मछली के त्वचा के भीतर अपने आप को अवस्थित कर लेता है और जल्दी से बढ़ने लगता है, जिससे मछलियों की त्वचा पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। बाद में यह धब्बे गलफड़ों पर भी दिखाई देते हैं। मछली अपने शरीर को तालाबों के किनारे से या पानी में डूबी हुई वस्तुओं से रगड़ती रहती है, जिससे कि उससे परजीवियों से छुटकारा मिल सके। इसलिए इस रोग को खुजली रोग भी कहते हैं। इस रोग के उपचार के लिए मछली को कई दिन तक क्विनीन के घोल में 50 ml पर लीटर या टाइफोफ्लेविन के घोल में 10 मिलीग्राम पर लीटर के में रखना चाहिए। तीसरा मुख्य रोग है पूंछ व पंखों का सड़ना। यह रोग जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। शुरू में पंख का बाहरी हिस्सा सफ़ेद होने लगता है, धीरे धीरे किनारा और गलने लगता है। पंखों के मुलायम ऊतक गलने पर सड़ने लगते हैं और अंत में पंख गिर जाते हैं। पंखों के गिरने से मछली तैर नहीं पाती, जिसके कारण वो मर जाती है। इस रोग के उपचार के लिए रोगी मछलियों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में जो कि 5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से बनाया जाता है में 1 घंटे तक रखना चाहिए, तथा ऑरोफेक नामक दवाई का 10 मिलीग्राम प्रति किग्रा के हिसाब से खाने में मिला के 5 दिनों तक मछलियों के कृत्रिम भोजन में मिला के देना चाहिए। अगला रोग है फोड़ा रोग। जो मछलियों में फोड़ा जैसा हो जाता है, ये जो है जीवाणुओं के कारण रोग होता है। इस रोग में जीवाणु मछलियों की रक्त शिराओं में एकत्रित होकर बढ़ते रहते हैं। जीवाणु रक्त नलिकाओं की दीवार को फोड़कर मांसपेशियों में आ जाते हैं और शरीर के खुले हुए हिस्सों में फोड़े बनाते हैं। गलफड़ों की रक्त शिराओं को अवरोध करने से मछलियां मरने लगती हैं। इस रोग के उपचार में रोगी मछलियों को एक्रीफ्लेविन के घोल में 10 मिलीग्राम पर लीटर के घोल में 15 मिनट तक रखना चाहिए, तथा मछलियों को खाने में 55 मिलीग्राम प्रति किग्रा प्रतिदिन के हिसाब से क्लोरमफेनिकॉल का नमक दवा देनी चाहिए। अगला मुख्य रोग अल्सर रोग है, जिसको नासूर रोग भी कहते हैं। इस रोग में मछलियों को जीवाणुओं के द्वारा संक्रमण होता है। मछलियों के शरीर पर घाव बन जाते हैं। शुरू में ये एक स्थान पर बाह्य संक्रमण के रूप में होता है और धीरे धीरे शरीर के अंदर तक फैलकर अल्सर का रूप ले लेता है। यह एक खतरनाक बीमारी है और रोगी मछली द्वारा अन्य मछलियों को भी यह बीमारी आराम से लग जाती है और बहुत जल्दी लगती है। जिस तालाब में यह बीमारी हो, उसके पानी को मछलियों के संपर्क में दूसरे तालाब का संपर्क नहीं होना चाहिए। रोग प्रभावित तालाब में चलाए जाने वाले जाले इत्यादि बिना उपचारित किए हुए दूसरे तालाब में नहीं चलाए जाना चाहिए। और इस रोग के बचाव के लिए तालाब में 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर मीटर पानी की दर से अनबुझा चूना छिड़कना चाहिए। बीमारी का पता लगने पर तालाब में 650 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से वालमिड नामक दवाई का घोल छिड़कना चाहिए। इस रोग के उपचार के लिए 20 मिलीग्राम क्लोरोटेट्रासाइक्लिन प्रति किलोग्राम भोजन में प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन तक खिलाना चाहिए। तो अगला रोग है मत्स्य जो ये को आर्गुलस भी कहते हैं। रोग जो कि एक परजीवी द्वारा होता है। मछलियों में विशेषतः प्रजनक तालाबों में मछलियों के शरीर पर अनगिनत मत्स्य जूं आर्गुलस पाए जाते हैं तथा त्वचा को नुकसान पहुंचाकर छोटे छोटे घाव बना देते हैं।
मछली की बढ़वार कम हो जाती है तथा कभी कभी मछली मर भी जाती है। इस परजीवी से छुटकारा पाने के लिए तालाबों में 0.01% मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से डाइफ्लूबेंजुरान का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए तथा रोगी मछलियों को 3% नमक के घोल में 30 सेकंड तक स्नान कराना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिंगोली, जिला भिंड के कृषक राम अवतार तोमर ने। इनके एक पशु के शरीर में कुछ घाव हो गए हैं, या इसके कारण एवं निवारण पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो राम अवतार तोमर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो किसान भाइयों, आजकल सबसे ज्यादा जो समस्या हो जाती है घाव होने की, चोट लगने की, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उनके आवास में जो है कई बार चोट भी लग जाती है, ठीक से अगर आवास का मेंटेनेंस नहीं किया गया है, प्रबंधन आपका अगर ठीक नहीं है, कई बार गंभीर चोट भी लगती है, या हमारा मेंटेनेंस कुछ ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी हमारा उत्पादन कम हो जाता है, पशुओं का जो है कमज़ोर हो जाते हैं, उसके कारण तनाव में रहते हैं पशु। उस तनाव के कारण फिर क्या होता है कि कई बार उनका उत्पादन के साथ साथ समय पे गर्मी पे ना आना, हीट में नहीं आना, तो इसके कारण भी गाभिन नहीं हो पाते जानवर। तो ये छोटी छोटी समस्याएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है आवास व्यवस्था आपकी उचित हो। उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपके आवास में जो है ना बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ या खुरदुरा ना हो, वो समतल जगह पर हो। उसका जो डेयरी फार्म बनाएं आप, इस तरह से उसका जो है आप प्लान करें कि समतल फर्श रहे उसका। फिर एक चोट लगने की संभावना बनती है कि कहीं कोई नुकीली चीज़ आपके फार्म हाउस में है, कहीं कील लगा है या ऐसी कोई नुकीली चीज़ है, एंगल हो लोहे का, तो उन सबको भी आप राउंड मतलब तो गोल कर सकते हो। उससे क्या है, उनको चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। कि जानवर हैं कहीं ना कहीं एकदम से भागते दौड़ते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। स्पेस भी जो है ना उसमें बहुत ज़रूरी है। आप जानवरों के बीच में पर्याप्त स्पेस रखें ताकि वो आराम से अपने आप को आगे पीछे कर सकें और इस तरह से टकराए ना एक दूसरे से। तो इस तरह का फर्श भी जो है उसका रफ हो, बहुत ज़्यादा खुरदुरा ना हो और बहुत ज़्यादा चिकना ना हो, ताकि वो समतल रहे और आराम से उनके पैरों की खुरों की जो है पकड़ मजबूती के साथ फर्श के साथ बनी रहे। दूसरा, इसके अलावा एक जो सामान्य रूप से एक समस्या देखी जाती है जानवरों को आपस में लड़ जाना, वो तो उनमें एक होता ही है। तो उससे हम बचा सकते हैं कि अगर उनके सींग इस समय नुकीले हैं और वो झगड़ा करते हैं, तो कई बार वो सींग उनके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देते हैं। तो ऐसे में कई बार बहुत ज़्यादा उनको जो है रक्तस्राव हो जाता है और जानवर के मरने की संभावना हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप उसको जो है ना जानवर को डीहॉर्निंग बचपन में ही करवा दें उसकी। आप जब ये करीब साल भर या 10 महीने का आपका गाय हो या भैंस हो, तो आप उसका डीहॉर्निंग करवा दें। बहुत उसके सिंपल तरीके हैं, तो वो आप किसी भी पशु चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी से मिलकर संपर्क करके पास के अस्पताल पर जाके आप डीहॉर्निंग करा सकते हैं। अगर डीहॉर्निंग नहीं करवा पाए हैं किसी कारणवश, सींग बढ़ रहे हैं, तो आप उनको कटवा भी सकते हैं। इसके अलावा कई बार बहुत चंचल या बहुत ज़्यादा एक्टिव पशु भी होते हैं या जानवर हैं, उनको आप उस दूसरे जानवरों के साथ ना बांधते हुए उनकी बांधने की व्यवस्था कहीं अन्यत्र कर दें, तो उससे भी आप जानवरों को घायल होने से बचा सकते हैं। दूसरा, एक बात और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जब हम गाय से या भैंस से अपने पशु से दूध निकालते हैं, उस वक्त दूध दोहने वाले के हाथ के नाखून भी पूरी तरह से कटे हुए होना चाहिए या बिल्कुल घिसे हुए हों, ताकि दूध दोहते वक्त किसी भी तरह से गाय के थन में या पशु के थन में किसी भी तरह के घाव ना बने। अब यदि हमारे जानवर को चोट लग चुकी है और हमें उसका उपचार करना है, अगर आपके पास में कहीं बहुत करीब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो कुछ प्राथमिक उपचार हमारे किसान भाई भी खुद कर सकते हैं। जैसे कि कई बार सींग में अगर चोट लग जाती है, तो सींग में सबसे ज़्यादा रक्तस्राव तेज़ी से शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी प्रकार से जानवर को 2-3 लोग कंट्रोल करें। सीधा आपको क्या करना है
कि आप किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन ले लें या लिक्विड ले लें, उसको पानी में डालकर पानी से अच्छे से आप उसको सींग को धो दें, और धोने के बाद कोई भी अच्छी साफ पट्टी हो, आप बाजार से उपलब्ध ना हो पा रही हो तो आप घर में भी कोई साफ कपड़ा हो तो उससे आप उस एंटीसेप्टिक लिक्विड डालकर उसको टाइट कसकर बांध दें ताकि ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद क्या है, आपको पूरा समय मिल जाएगा चिकित्सक के पास जाने का। तब तक आप कुछ गोलियां भी हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी आप चिकित्सक से सलाह लेके वो भी खिला सकते हैं ओरल। इसके अलावा कई बार अडर में भी चोट लग जाती है, दूसरा जानवर सींग मार देता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप कोशिश करें, अगर शरीर का अंदर से कोई भाग बाहर नहीं आया है तो ऐसे में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है, मगर अगर किसी शरीर का कोई अंग बाहर आ गया है तो ऐसे में आपको चिकित्सक की ज़रूरत पड़ेगी। पर उसके पहले आप कुछ खुद उपाय कर सकते हैं, जैसे कि उस अंग को अच्छे से धोकर वहाँ पर एक दवाओं के साथ प्रेशर बैंडेज या कोई भी घर में साफ सूती कपड़ा हो, पूरे जानवर में लपेट के आप उसको बांध सकते हैं, और उसके बाद आप चिकित्सक को बुलाकर उसका उपचार करवा सकते हैं। और चोट लगती भी है तो उसके लिए आप कम से कम जो कुछ इंट्रामेमरी इन्फ्यूज़न जो कि आपके पास के चिकित्सालय में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, दुकानों पे भी मिल जाते हैं पास के मेडिकल में, साफ करके किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन से कुछ जो सामान्य दवाइयाँ हैं, हीमैक्स है, बीटाडीन ट्यूब है, ये आप आराम से खुद उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं झगड़ा करने में ज़्यादा चोट लगी है या जानवर का फिसलने से पैर टूटा है तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करें कि उसका पैर को जो है ना एक कुछ बांस का घर में जो भी हो, कार्टून हो, उसके सपोर्ट में बांध दें और ऊपर से एक सॉफ्ट कपड़ा बांधते हुए पैर को सीधा रखें, और तब तक आप फिर उसके बाद आप उसका उपचार करवा सकते हैं पशु चिकित्सक को बुलाकर। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।